नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन सुबह 7 बजे जो है वो हम एक टॉपिक लेके आते हैं और उसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट एंड डीप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसमें गेन करते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी में बहुत कोचिंग वाले या बहुत टीचर जो है वो इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसमें से जो है वो एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आए कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप शुरू में बताते हो वो हमें जो है वो बहुत अच्छा लगता है, या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के रूप में आपको हमें पहले जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उससे हमें क्या होता है कि इस टॉपिक के बारे में और इंटरेस्ट जो है वो बन जाता है। तो दोस्तों टीएनसी बुलेट सीरीज का जो है वो पर्पज ही यही था कि कम समय में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम किस तरीके से जो है वो इजी करके और सारी चीजें जो है वो उसके बारे में गेन कर सके। तो दोस्तों चेस्ट फिजियोथेरेपी में हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन या जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक तो इसके पोस्चुरल ड्रेनेज पे, देन सेकेंड आता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री पे, थर्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ब्रीदिंग डिफिकल्टी, या हम कहें कि ब्रीदिंग जो है वो एक्सरसाइज किस तरीके से की जाती है उस तरीके से। नेक्स्ट आता है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो किस लिए हमारे पास में जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। पोस्चुरल ड्रेनेज में हम म्यूकस को किस तरीके से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पास में चेस्ट फिजियोथेरेपी। काफी बोरिंग टॉपिक लगता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काफी बोरिंग टॉपिक जो है वो लगता है, लेकिन दोस्तों आज इसको हम इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेंगे कि आप कहोगे कि बिल्कुल सर आज से पहले जो है वो ऐसा बिल्कुल भी जो है वो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल स्टोरी की तरह जो है वो हम आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद आपका है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, उसके बारे में जो है अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए मोटिवेशनल भी है और एक तरीके से जो है वो आधार क्रिएट करते हैं कि हमें और इंप्रूव किस तरीके से करना है, या बच्चों की जो है वो किस तरीके से आगे की डिमांड क्या होती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पास में चेस्ट फिजियोथेरेपी। दोस्तों चेस्ट फिजियोथेरेपी एक प्रोसीजर होता है। अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं कि जो हमारे पास में लंग्स का जो पाथवे है वहां पे म्यूकस सीक्रेट होता है, और म्यूकस सीक्रेट हमारे लिए बेनिफिशियल भी है क्योंकि हमारे पास में जो है वो एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, साथ में जो हमारे पास में गैस एक्सचेंज होती है उसको बचाता है, और जो जितने भी माइक्रो बैक्टीरिया सब्सटेंसेस अगर अंदर चले जाते हैं, धूल मिट्टी के कण चले जाते हैं, उनको लंग्स तक पहुंचने से जो है वो प्रिवेंट करता है। तो म्यूकस सीक्रेशंस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, सीक्रेशंस होना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है डिजीज कंडीशन में या तो म्यूकस सीक्रेशंस कम बनना चालू हो जाता है, या कई बार म्यूकस सीक्रेशंस बहुत बन जाता है, या कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से वो म्यूकस सीक्रेशंस बनता तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तो उस म्यूकस सीक्रेशंस को जो है वो बाहर निकालने की प्रोसेस, या जो म्यूकस सीक्रेशंस ठीक हो जाता है किसी डिजीज कंडीशन में, तो उसको हमें डाइल्यूट करके जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी एक ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो अप्लाई की जाती है और उस टेक्निक के माध्यम से उसको जो है वो बाहर निकाला जाता है उस म्यूकस को, ताकि हमारी रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिकली जो है वो चल सके। तो इसके बारे में जो है वो वन बाय वन करके जो है वो पढ़ते हैं। आ गया चेस्ट फिजियोथेरेपी इज ए ग्रुप ऑफ टेक्निक, यानी कि ये ग्रुप ऑफ टेक्निक है, डिजाइन की गई है किसके लिए, हेल्प टू क्लियर म्यूकस, यानी कि म्यूकस को जो है वो क्लियर करने के लिए, इंप्रूव लंग फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस ब्रीदिंग इन इंडिविजुअल विथ रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि रेस्पिरेटरी कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, तो उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को जो है वो नॉर्मल करने के लिए हमारे पास में जो चीज की जाती है उसको हम कहते हैं सीपीटी, चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो एक ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है, यानी कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज में ली जाती है म्यूकस सीक्रेशंस को क्लियर करने के लिए, लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, और ब्रीदिंग जो है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए जो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी काम में लेते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी मेडिकेशन के साथ में और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ में जो है वो अप्लाई की जाती है। इट्स ऑफन यूज इन कंजक्शन विथ अदर ट्रीटमेंट सच एज मेडिकेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके द्वारा जो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी इसके साथ साथ जो है वो ले सकते हैं, यानी कि मेडिकेशन भी चल रही है साथ के साथ जो है वो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी उसके साथ भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
कुछ पेशेंट में म्यूकस सीक्रेशन थिक हो जाता है, तो सिर्फ आप चेस्ट फिजियोथेरेपी करोगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप उसमें नेबुलाइजेशन कर दोगे या म्यूकस सीक्रेशंस को थिक कर दोगे, जैसे म्यूकोमिक्स आता है या एसिटाइलसिस्टीन आता है, इसके द्वारा जो है उस म्यूकस को थिक कर दोगे, सॉरी थिन कर दोगे, तो वो म्यूकस आसानी से जो है वो बाहर निकल सकता है। तो मेडिकेशन के साथ साथ में और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ में जो है वो हम इस चेस्ट फिजियोथेरेपी को जो हम काम में ले सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? अब आता है पर्पज ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के जो है वो क्या क्या पर्पज हो सकते हैं। तो पहली चीज जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है, एक तो पहली चीज आती है म्यूकस क्लियरेंस, यानी कि जो म्यूकस जमा हो चुका हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। हेल्प टू लूजन एंड रिमूव म्यूकस सीक्रेशन फ्रॉम द लंग्स। सेकेंड पर्पज आता है इंप्रूव ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग जो है वो इसको इंप्रूव करने के लिए। कैसे इंप्रूव? जो म्यूकस करते हैं और जो ल्यूमन को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका है, जो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे है उसकी ल्यूमन को ब्लॉक कर चुका है, तो एयर फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो उस एयर फ्लो को इंप्रूव करने के लिए और ऑक्सीजन एक्सचेंज को जो है वो इंप्रूव करने के लिए। थर्ड आता है प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। कैसे प्रिवेंट करोगे? अगर म्यूकस सीक्रेशंस एक जगह ही जो है वो जमा रह जाएगा तो उसके बाद वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो म्यूकस सीक्रेशंस जो बिल्डअप हो चुका है उसको जो है वो आसानी से निकालने के लिए जो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय म्यूकस बिल्डअप, म्यूकस बिल्डअप की वजह से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन। ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन यानी कि कुछ ऐसी डिजीज आती है जिसके अंदर जो है ये काफी हेल्पफुल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एटिलाइटिस एंड पोस्ट सर्जिकल केयर। आपने देखा होगा कि जो पेशेंट सर्जरी से बाहर आते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि अच्छे से वो जो है वो इंप्रूव कर सके, स्पेशली थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सर्जरी। कुल मिला के आपके पास में ब्लूप्रिंट आ गया है कि हमारे पास में जो म्यूकस सीक्रेशंस हो रहा है, जो गॉबलेट सेल्स म्यूकस को जो है वो निकाल रही है, और वो म्यूकस हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वो कई बार एक्सेसिव बन जाता है, कई बार बहुत ज्यादा थिक बन जाता है, या कई बार बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ गई। अब आ जाता है हमारे पास में टेक्निक ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी की कौन कौन सी टेक्निक है। और दोस्तों इसी से जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। टोटल 6 प्रकार की टेक्निक है, सबके बारे में जो है वो अच्छे तरीके से और कहानी के रूप में आपको बताऊंगा, सारी चीज आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आ जाता है पोस्चरल ड्रेनेज, यानी कि जो म्यूकस हम निकालते हैं उसके लिए हमारे पास में 6 टेक्निक है, और 6 में फर्स्ट आ जाती है हमारे पास में पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो कैसे होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है बाहर निकालना, और पोस्चरल जो है वो मीनिंग लिया गया है दोस्तों पोजीशन से। किससे लिया गया? पोजीशन से लिया गया, यानी कि पोजीशन के माध्यम से हम ग्रेविटी फोर्स से जो है वो उस म्यूकस को बाहर निकाल रहे हैं। अब वो कैसे निकाल रहे हैं उसको समझो दोस्तों। हमारे पास में 2 लंग्स है, और लंग्स में अगर लोब की बात करें तो लोब आपको पता है कि हमारे पास में राइट लंग के अंदर जो है वो 3 लोब होती है, और लेफ्ट के अंदर जो है वो 2 लोब होती है। क्लियर है? अगर हम लोब की बात करें तो लोब जो है वो हमारे पास कितनी होती है? 5। कौन कौन सी दोस्तों? राइट के अंदर जो है वो 3 होती है, और लेफ्ट के अंदर जो है वो हमारे पास में 2 लोब होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, तो सेगमेंट कितने होते हैं? सेगमेंट होता है दोस्तों इसके बाद में जो ब्रांचेज होती है, तो टोटल जो है हमारे पास में 20 सेगमेंट्स होते हैं, दोनों लंग्स में जो है वो 10-10 होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 10+8 भी मिलेंगे, यानी कि 18 सेगमेंट मिलेंगे। दोनों ही जो है वो आंसर ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके पास में जो है वो 18 आएगा तो भी ठीक है, 20 आएगा तो भी ठीक है। अब आप कहोगे दोनों आ जाएगा, तो दोनों कभी भी नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो अगर 18 सेगमेंट है तो भी ठीक है, और 20 सेगमेंट है तो भी हमारे पास में ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में सेगमेंट आ गए। अब उस सेगमेंट में जहां कहीं पे भी म्यूकस है तो ग्रेविटी फोर्स से जो है वो उस म्यूकस को बाहर निकालना क्या कहलाता है दोस्तों? पोस्चरल ड्रेनेज कहलाता है। अब सपोज कीजिए जैसे हमारे पास में यहाँ पे एपिकल वाली चीज है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे म्यूकस है, तो मैं सीधा बैठा रहूंगा और फिर एक्सरसाइज करूंगा तो म्यूकस बाहर निकल। अगर लोअर लोब में है तो मैं लिथोटोमी पोजीशन में, या हम कहें कि हमारे पास में जो है वो रिवर्स टिंडरबर्ग पोजीशन में या टिंडरबर्ग पोजीशन में जो है वो इस तरीके से हम उसको बाहर निकालेंगे। एन के इन प्रकार कहने का मतलब यही है कि हम ग्रेविटी फोर्स से उस म्यूकस को जो है वो बाहर निकालें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं, ये देखिए, यहां पे देखिए, ये पोस्टीरियर साइड में यहां पे म्यूकस है, तो इसको जो है वो प्रोन पोजीशन में दे दिया अंडर द पिलो लगा के, ठीक है। अगर हमारे पास में जो है मिडल लेयर के अंदर आ गया तो हमारे पास में जो है वो बिल्कुल जो है वो सुपाइन पोजीशन में, पिलो ऊपर। अगर ये ऊपर की साइड में एपिकल अपर लोब में है
तो हम सीधा सीटिंग करेंगे, और अगर हमारे पास में बैक साइड में है तो पिल्लो लगा के आगे की तरफ आएंगे। कुल मिला के हम ग्रेविटी फोर्स से उस म्यूकस को जो है वो बाहर निकालें, यानी कि पोजीशन देके उस म्यूकस को बाहर निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे पोस्चरल ड्रेनेज। ये आप इमेज देख सकते हो, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सब चीजें दे रखा है, जैसे यहां पे ये लेफ्ट वाले में है, तो लेफ्ट वाले में हम क्या करेंगे, राइट पोजीशन दे देंगे, तो म्यूकस आराम से ब्रोंकाई के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। ऐसे अगर राइट में हो जाएगा तो लेफ्ट पोजीशन दे देंगे, लोअर में हो जाएगा तो नीचे से ऊपर उठा देंगे, अपर में हो जाएगा तो ऊपर से नीचे उठा देंगे, यानी कि ग्रेविटी फोर्स के माध्यम से जो है वो हम इस म्यूकस को बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्चरल ड्रेनेज। आई थिंक आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। सेकेंड आता है हमारे पास में परकुशंस, या इसको हम बोलते हैं क्लैपिंग। परकशन, जैसे आपने देखा होगा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर 4 स्टेप थी, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो परकशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, परकशन में हम साउंड जो है वो प्रोड्यूस करके करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, परकशन की जो प्रोसेस है वो कपिंग बनाएंगे, यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे हम जो है वो थपथपाएंगे इस तरीके से। आपने जो है वो अगर हॉस्पिटल में अंदर काम किया होगा, आईसीयू के अंदर जो है फिजियोथेरेपिस्ट आता है और वो चेस्ट फिजियोथेरेपी हर पेशेंट की, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे उस पर चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो परफॉर्म करता है, तो उसमें कप बना के जो है वो इस तरीके से जो है वो करता है। उससे क्या होगा कि जो म्यूकस जमा है वो अपनी जगह से डिस्लोज्ड हो जाता है, हट जाएगा, और फिर हम उसको आसानी से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, ये देखिए, ये हो गया हमारे पास में परकशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, और कप शेप बनाते हैं और उसके बाद यूं थपथपाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो म्यूकस जमा है वो आसानी से जो है वो अपनी जगह से हट जाएगा, हट के उसके बाद जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रोसीजर कर रहे हो या एक टेक्निक कर रहे हो तो एक ही ले सकते हो, 2-3 कंबाइंड लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि परकशन करके फिर पोस्चरल ड्रेनेज दे सकते हो, ताकि आपने जो है उसको हटा दिया, देन फिर ग्रेविटी फोर्स से जो है वो निकाल दिया, यानी कि एक से अधिक टेक्निक एक बार में काम में ली जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या करता है, वाइब्रेटर आता है हॉस्पिटल के अंदर जो है वो वाइब्रेटर आता है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन से क्या होता है कि म्यूकस जो है वो अपनी जगह से हट जाता है, बिल्कुल जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है, और जैसे अपनी जगह छोड़ देगा उसको जो है वो सक्शन या फिर जो है पोस्चरल ड्रेनेज के द्वारा जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपने देखी होगी, ये है हमारे पास में वाइब्रेटर, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटर, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी पे जो है अप्लाई करते हैं, खासतौर से ब्रेस्ट पे या कोई सर्जरी है, इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इतना डिटेल से हम जाएंगे तो शायद टॉपिक पूरा नहीं होगा, मतलब आपको पता है कि सर्जरी हुई है या मेमोग्राफी हुई है या ब्रेस्ट पे, इस पे जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास में म्यूकस सीक्रेशंस है वो क्या करते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं और फिर उसके द्वारा जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वाइब्रेटर। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास में 2 टेक्निक हम लेते हैं, एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और एक होता है प्रोस्टेड लिप ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, बहुत जोर से अपने फोर्सफुली जो है वो इनहेल करते हैं और डायफ्राम को फोर्स करते हैं ताकि वो एब्डोमिनल में जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि हम डायफ्राम के द्वारा जो है ब्रीदिंग करते हैं। वैसे ब्रीदिंग में हमारे पास में 2 जो है वो मसल्स काम में आती है, एक डायफ्राम, एक इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स को काम में लेके हम डायफ्राम को जो है वो ज्यादा काम में लेते हैं, डायफ्राम को फोर्सफुली हम नीचे की साइड में खींचते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो हो वो इनहेल कर सके, उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोस्टेड लिप ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जब इनहेल करने के हम बाहर निकालते हैं तो हम जो है वो मुंह पे या लिप्स को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं और बहुत कम हवा जो है वो बाहर निकालते हैं। इससे क्या होता है कि वो हवा ज्यादा से ज्यादा जो है वो अंदर रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रीदिंग को जो हम काफी अंदर तक लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद काफी देर तक अंदर रखने के बाद फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों डायफ्रामेटिक या प्रोस्टेड लिप ब्रीदिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में क्या होता है दोस्तों, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो ये जरूर देखा होगा, और ये इमेज बेस पे भी जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ठीक है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में क्या करते हैं, जो पेशेंट सर्जरी से आया है, खास तौर से एब्डोमिनल सर्जरी में, इनमें जो है वो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री हर के लिए जो है वो कंपलसरी होती है। इसमें ये एक ट्यूब लगी होती है और इसके द्वारा जो हम हवा को फूंकते हैं और ये बॉल्स जो है वो उठानी होती है, फूंक मार के भी उठानी पड़ती है और उल्टा करके जो है वो इनहेल भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बॉल्स जो है उठाते हैं, ये बॉल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू घनत्व अलग अलग आती है। कुछ इसमें एक जो बॉल आती है वो हल्की आती है
ये हल्की, फिर उसके बाद भारी, फिर उसके बाद भारी। तो जिस तरीके से आप फूंक मारोगे उसी तरीके से ये जो है वो बॉल्स उठेगी, ठीक है। और ये तीनों बॉल्स जो है वो उठा के रखना होता है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सके। इसको बोलते हैं दोस्तों इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इसकी इमेज बेस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट आता है दोस्तों हफिंग एंड कफिंग, ठीक है ना, हफ या कहें कफिंग एंड हफिंग। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि कई बार अगर आपके पास में भी म्यूकस जमा हुआ है, खासतौर से सर्दियों के अंदर, तो आप जोर से खांसी करते हो और फिर उसको जो है वो म्यूकस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। या हफिंग करते हैं, हफिंग मतलब जोर से खांसते हैं तो हमारा जो बलगम है वो बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं कफिंग एंड हफिंग, ठीक है। तो ये 6 जो है वो हमारे पास में टेक्निक की ली जाती है चेस्ट फिजियोथेरेपी में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास में कफ, ठीक है, हफ कफ। इसमें क्या होता है कफिंग एंड हफिंग। इसमें हम जोर से जो है वो इनहेल करते हैं, डीपर इनहेल करते हैं, देन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो एब्डोमिनल मसल्स को जो है वो रिलैक्स करेंगे। उसके बाद एल जो हम एक्सेल करेंगे तो उसमें हम 3 कफ के द्वारा जो है वो एक्सेल करते हैं, जैसे इस तरीके से जो है बाहर म्यूकस निकल आता है। ये होता है म्यूकस को बहुत जो है वो बाहर निकालने की टेक्निक। ये हो गई हमारे पास में चेस्ट फिजियोथेरेपी की टेक्निक। आई थिंक 6 की 6 टेक्निक आपको जो है वो समझ में आ गई। फटाफट जो है रिवीजन कर देता हूं। पोस्चरल ड्रेनेज में हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी फोर्स या पोजीशन देके जो है ग्रेविटी फोर्स से जो है म्यूकस को बाहर निकाला, उसको बोलते हैं पोस्चरल ड्रेनेज। सेकंड आ गया हमारे पास में परकशन। इसमें हम करेंगे कपिंग, यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर बना के जो है वो जोर जोर से थपथपाएंगे, उसको बोलते हैं कप क्लैपिंग, ठीक है। देन उसके बाद वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं, वाइब्रेटरी की सहायता से जो है उसको बाहर निकालते हैं, क्लैपिंग, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर बना के जो है वो क्लैपिंग करेंगे। वाइब्रेटर में वाइब्रेटर के साथ करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एंड प्रेशर लिप ब्रीदिंग। उसके बाद इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इमेज के द्वारा मैंने बता दिया था कि उसको फूंक मार के जो है बॉल्स को उठाया जाता है। एंड कफिंग एंड हफिंग, इसमें हम जोर से वो फोर्सफुली इनहेल करते हैं एंड एक्सेल करके जो है म्यूकस को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों इंडिकेशन ऑफ सीपीटी। इंडिकेशन ऑफ सीपीटी का मतलब हो गया हमारे पास में कि चेस्ट फिजियोथेरेपी की कौन कौन सी इंडिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इंडिकेशन बता दी। पहले तो क्या बताया था, रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन विद एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, जिस बीमारी में एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगा उसमें हम जो है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रीदिंग क्लियर एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यानी कि जो डिफिकल्टी क्लियरिंग है म्यूकस की जो है वो उसको निकालने के लिए। और नेक्स्ट आता है प्री सर्जिकल एंड पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि हमारे पास में पोस्ट सर्जिकल का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों एटिलैक्सिस। एटिलैक्सिस क्या होता है दोस्तों, इसमें हम क्या होता है कि जो हमारे पास में जो एल्विलाई है वो आपस में जो है वो चिपक जाती है, इसको बोलते हैं एटिलैक्सिस। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया हमारे पास में कि किस कंडीशन में हम जो है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते। फर्स्ट आ गया रिब्स फ्रैक्चर, अगर हमारे पास में रिब्स फ्रैक्चर है तो नहीं करेंगे। देन रिसेंट चेस्ट सर्जरी, अभी कुछ दिन पहले अगर चेस्ट सर्जरी हुई है तो नहीं करेंगे। देन सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत ज्यादा जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होएगा, अगर हम करेंगे तो रिब्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिव ब्लीडिंग और हेमाटोमाइसिस, यानी कि अगर ब्लीडिंग आ रही है या बलगम के द्वारा जो है वो ब्लड आ रहा है तो उसमें हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट अनस्टेबल कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन। अनस्टेबल कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन इन द सेंस कि इस मतलब कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के अंदर जो है वो जो कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि हमारे पास में जो है वो ब्लड क्लॉट हो गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमोथोरेक्स, इसकी मतलब हमारे पास में कोलैप्स्ड लंग्स, यानी कि लंग्स जो है वो कोलैप्स्ड हो जाएंगे, उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स लंग फंक्शन इंप्रूव हो जाएंगे, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, गैस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो जाएगा, लंग के कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे, इंप्रूव लंग फंक्शन, देन एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल इन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जो पर्सन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में रुक रहे हैं वो कम हो जाएंगे। देन प्रिवेंट लंग कॉम्प्लिकेशन, बेड रिडन, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, ये इसके जो है वो बेनिफिट है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। टफ टॉपिक को भी हमने जो है बहुत इजी तरीके से बना दिया, आपकी मॉर्निंग को जो है बहुत अच्छा बना दिया। ऐसी तरीके से हम नए टॉपिक लाते रहेंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बताइए। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए या क्लास कैसे लगी, किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच।